मुल्क शाम की शहजादी सईदा नाज बेहद हसीन थी, मगर बहुत मगरूर और संगदिल थी। उसकी सवारी जिस वक्त शहर के बाजारों से गुजरती तो मकानों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते, दुकानदार दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर रास्ते से हटकर गली कूचों में चले जाते, और अगर इत्तेफाक से कोई रह जाता तो उसके लिए हुक्म था कि वह जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए। इस हुक्म के खिलाफ अमल करने वाले शख्स के लिए यह सजा मुकर्रर थी कि उसे चौराहे पर बने हुए चबूतरे पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखें लोहे की तपती हुई सुलाखों से फोड़ दी जाती थीं। एक रोज शहजादी सईदा नाज की सवारी बाजार से गुजर रही थी कि एक बूढ़ा माहीगीर यानी मछलियां पकड़ने वाला दूसरे रास्ते से उस बाजार में दाखिल हुआ। सवारी तेजी से आ रही थी, इसलिए माहीगीर को इतना मौका न मिल सका कि वो दौड़कर वापस उसी गली में चला जाता जिससे वो बाजार में आया था। सर पर मछलियों से भरा हुआ टोकरा था जिसे वो किसी के सहारे के बगैर सर से उतार नहीं सकता था। अगर जमीन पर औंधे मुंह लेटने के लिए उसे फेंकता तो सड़क पर मछलियां फैल जातीं। गरीब घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब कहाँ जाए और क्या करे, लेकिन कोई सूरत नजर न आई और संगदिल शहजादी के संगदिल सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शहजादी ने उसे देखकर हुक्म दिया कि दस्तूर के मुताबिक 2 दिन के बाद उसकी आंखें लोहे की गर्म सुलाखों से फोड़ दी जाएं। इस हुक्म को सुनकर कोतवाले शहर ने सर झुका दिया, लेकिन बूढ़ा माहीगीर थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर दुहाई देने लगा, ए गरीब परवर शहजादी रहम, मैंने हुजूर को हरगिज नहीं देखा, मेरी ज़ईफ़ी का ख्याल कीजिए और मुझ पर रहम फरमाइए। शहजादी ने कहा, इस कमबख्त की आंखें फोड़ दी जाएं, और सवारी रवाना हो गई। गरीब माहीगीर रोता रह गया। उसके कांपते हुए हाथ टोकरे को ना संभाल सके और वो सर से गिर पड़ा। सिपाही ने उसकी पीठ पर एक डंडा बरसाते हुए कहा, जंगली बूढ़े, ये तूने क्या किया? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया, उठा इन मछलियों को। गरीब माहीगीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खौफ के मारे जमीन पर बैठकर कांपते हुए हाथों से मछलियां उठा उठाकर टोकरे में भरने लगा, लेकिन हालत ये थी कि मछलियों को डालता टोकरे में था और वो नीचे गिरती थी और जालिम सिपाही उसे गालियां दे रहे थे। उसी वक्त एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 16-17 बरस होगी उस तरफ से गुजरा और माहीगीर पर तरस खाकर मछलियां टोकरे में भरने लगा। सिपाहियों को यह बात बहुत बुरी मालूम हुई और उन्होंने लड़के को धकेलते हुए कहा, गधे का बच्चा, अबे तुझसे किसने कहा था कि तू मछलियां उठाकर टोकरे में रख दे? लड़के ने उठते हुए कहा, किसी गरीब बूढ़े का हाथ बटाना क्या जुर्म है? एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया और दूसरे ने कहा, टके का छोकरा और हमें कानून बताता है, चल अपना रास्ता ले। लड़के ने चंद कदम चलकर कहा, शाही कुत्तो, देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी शहजादी को भी। ये कहकर वो भाग निकला और सिपाही दांत पीसते रह गए। बूढ़े माहीगीर ने दौड़ते हुए लड़के की तरफ कुछ इस तरह देखा जैसे कह रहा हो कि खुदा तेरी जुबान मुबारक करे और तू गरीब और बेकस लोगों के काम आए। फिर उसने जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरे में भर दी और सिपाही उसे ले गए। शहजादी सईदा नाज बाजारों की सैर करने के बाद वापस अपने महल में पहुंची तो उसकी खास कनीज गुलनार ने कहा, शहजादी साहबा, मुझे तो उस ज़ईफ माहीगीर पर तरस आ रहा है, आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए। शहजादी बोली, हरगिज नहीं, तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता, इस तरह हम अपना दिया हुआ हुक्म वापस नहीं ले सकते। गुलनार खामोश हो गई, चूंकि वो जानती थी कि अगर शहजादी से ज्यादा बहस की जाए तो अपने लिए भी किसी सजा का हुक्म हो जाएगा, मगर वो दिल में यही कहती रही कि खुदा करे कोई सूरत निकल आए और माहीगीर की आंखें सलामत रह जाए, वरना वो बेचारा अपाहज होकर रह जाएगा। शहजादी का महल बादशाह के महल से अलग था और उसके चारों तरफ बहुत सख्त पहरा रहता था। इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, इसलिए शहजादी अपने आलीशान कमरे में तन्हा सोती और खिड़कियां खुली रखती। उस रात भी वो तन्हा सो रही थी कि वो लड़का जिसने सिपाहियों को होशियार रहने की धमकी दी थी खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि कमरे के दरमियान में एक खूबसूरत गुलदान रखा हुआ है जिसमें हर रंग और हर वजह के फूल लगे हुए हैं। उन्हीं फूलों में से एक बड़े फूल पर सुर्ख रंग का एक हीरा रखा हुआ है और उसकी चमक से सारा कमरा रोशन है। कमरे में यूं तो हर चीज कीमती और निराली थी,
लेकिन जो बात उस हीरे में थी वो किसी में ना थी। ये देखते हुए लड़के ने आगे बढ़कर हीरे को उठाया और अपनी पगड़ी में रख लिया। उसी वक्त वो कमरा तारीक हो गया। वो लड़का जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। रात के आखिरी हिस्से में शहजादी की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। वो घबरा कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और एक एक चीज को टिटोलती हुई बड़ी मुश्किल से उस जंजीर तक पहुंची जिसे खींचने से महल की छत पर लटका हुआ घड़ियाल बजने लगता था। उसने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घड़ियाल की आवाज दूर दूर तक फैल गई। गुलाम, कनीजें, बांदियां और तमाम पहरेदार घबराकर शहजादी के कमरे की तरफ भागे। उधर बादशाह की आंख भी खुल गई और मलका भी कलेजा पकड़कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाय हाय, मेरी बच्ची को क्या हादसा पेश आ गया, चलिए जल्दी कीजिए। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज तेज कदम उठाते हुए शहजादी के महल में पहुंचे। वहां एक कोहराम मचा हुआ था। शहजादी बिगड़ रही थी और तमाम नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमने महल में किसी को दाखिल होते हुए नहीं देखा। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादी से मालूम किया कि यहाँ कौन आया था और क्या नुकसान पहुंचा। तो उसने कहा, मेरे कमरे में से हीरा गायब है और ये सब लोग कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया। बादशाह ने पहरेदारों की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, जहां पना, हम सब एक पल के लिए भी गाफिल नहीं हुए और हमने यहाँ किसी को आते हुए नहीं देखा। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, बेहतर है कि तुम सब जाओ और कल शाम तक चोर को तलाश करो। अगर वो ना मिल सका तो तुम में से हर एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद मलिका ने कहा, मुझे यकीन है कि उनमें से एक भी आदमी चोर नहीं है। चोर जरूर बाहर से आया है, इसलिए सुबह होते ही ऐलान करवा दीजिए कि चोर को गिरफ्तार करवाने वाले को इनाम दिया जाएगा। बादशाह हैरान भी था और परेशान भी, चूंकि यह पहली चोरी थी जो इसके इल्म में आई थी। इसीलिए वो गर्दन लटकाए खामोश अपने महल की तरफ चल दिया और सुबह होते ही उसने ऐलान करा दिया कि जो शख्स शहजादी का गुमशुदा हीरा तलाश करके बादशाह को पेश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन वो दरबार में बैठा हुआ फरियादें सुन रहा था कि खूबसूरत नौजवान लड़का सर पर पगड़ी बांधे, भारी और ढीला पजामा पहने दरबार में दाखिल हुआ और तख्त के सामने निहायत दलेरी से खड़े होकर सलाम किया। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी साहिबा का अनमोल हीरा पेश करने और ऐलान के मुताबिक मुंह मांगा इनाम हासिल करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। बादशाह ने कहा, शाबाश, कहाँ है वो हीरा? उसने अपनी पगड़ी में से हीरा निकालकर निहायत अदब से बादशाह को दे दिया। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि अब कहो, इनाम में क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, परसों शहजादी साहिबा ने गरीब और बूढ़े माहीगीर की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था, उसे वापस लिया जाए और उन 5 सिपाहियों की पीठ पर 20-20 कोड़े लगवाए जाएं, जिन्होंने माहीगीर को गिरफ्तार किया था और मुझे गालियां दी थी। बादशाह ने कहा, तुम्हारा उस माहीगीर से क्या रिश्ता है? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं, मुझे उसकी गरीबी, उसके बुढ़ापे और मजबूरी देखकर उसकी हालत पर रहम आता है। उसने अगर शहजादी साहिबा को देख भी लिया था तो उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता था। बादशाह ने वजीर आजम से कहा, हमने उस माहीगीर का कसूर माफ किया, अब उसे आज़ाद कर दो और 5 सिपाहियों में से हर एक की पीठ पर 20-20 कोड़े लगवाओ और इस लड़के को कैदखाने में डाल दो। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? बादशाह ने जवाब दिया, चोरी, तुमने हीरा चुराया था। लड़का कहने लगा, मैंने तो माहीगीर को आज़ाद कराने के लिए चोरी की थी। बादशाह कहने लगा, अब सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद किया गया तो याद रखिए, मैं आपके ताज की चोरी करूंगा और फिर आप मुझे ना पकड़ सकेंगे। बादशाह बोला, नादान लड़के, बेवकूफ़ ना बनो। फिर उसके सिपाहियों को इशारा किया और वो उसे पकड़ कर ले गए। वजीर आजम ने जाकर माहीगीर को आज़ाद किया और सिपाहियों के 20-20 कोड़े लगवाए। उधर शहजादी उस हीरे को देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह के गले में बाहें डालकर कहने लगी, अब्बा जान, इसके चोर को सख्त सजा दीजिए। बादशाह बोला, हमने उसे कैदखाने में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कि कल सुबह रियाया के सामने उसके दोनों हाथ कटवा दें ताकि देखने वालों को इबरत हासिल हो कि चोरी की सजा क्या है। शहजादी कहने लगी, बिल्कुल दुरुस्त है, उसने आपको ताज चुराने की धमकी भी तो दी है। बादशाह ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। फिर उसने जाकर वजीर आजम से कहा, आज शाम तक सारे शहर में मनादी करा दो
کہ शहजादी का हीरा चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह कलम किए जाएंगे, लिहाजा सब लोग जमा होकर ये तमाशा देखें। वजीर ने कहा, बहुत बेहतर है। वाकई उस लड़के को ये सजा ना दी गई तो आइंदा ये बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर उसने जाकर मुनादी करा दी और कैदखाने में चोर लड़के को बादशाह का फैसला सुनाते हुए कहा, अगर तुम चोरी ना करते तो इस कम उम्री में ऐसी सख्त सजा से महफूज रहते। लड़के ने कहकहा लगाते हुए कहा, दीवाने हुए हो, मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। वजीर आजम ने बाहर आकर दरोगा जेल से कहा, आज रात सख्त पहरा लगा देना और अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना ताकि ये कैदी लड़का किसी चीज को ना देख सके। दरोगा ने कहा, बहुत बेहतर है हुजूर, आप बेफिक्र रहें। वजीर आजम चला आया और दरोगा ने कैदखाने के चारों तरफ सिपाहियों को मुकर्रर कर दिया। रात गुजर गई और सुबह होते ही वजीर आजम लड़के को देखने के लिए आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि हथकड़ियां और बेड़ियां फर्श पर पड़ी हुई हैं, दरवाजे और रोशनदान बंद हैं, लेकिन चोर लड़का गायब है। उसने दरोगा को बुलाकर सख्त सुस्त कहा और उससे पूछा, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो लड़का कैसे गायब हो गया? दरोगा ने कहा, वजीर साहब, आज की रात तो मैं खुद भी यहां से नहीं गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहां आकर मुआयना करता रहा। समझ में नहीं आता कि वो कैसे निकला और कहां चला गया। वजीर को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर बादशाह से शिकायत की। वो भी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने हुक्म दिया कि दरोगा और उन तमाम सिपाहियों को जो रात पहरे पर मुकर्रर किए गए थे कैद कर दो और सुबह शाम उनमें से हर एक की पीठ पर 5-5 कोड़े लगवाओ। बादशाह का सारा दिन परेशानी और गुस्सा की हालत में गुजरा। उसने किसी से बात नहीं की, शहजादी को भी नहीं देखा और रात को भी वक्त से पहले ही बिस्तर पर लेट गया। शहजादी सईदा नाज सुबह होते ही बादशाह के पास आई तो उसने देखा कि वो बहुत ही उदास है और सर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहा है। शहजादी ने उसके करीब जाकर उसके शाने पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, आपकी उदासी की क्या वजह है? उसने जवाब दिया, कल वो चोर लड़का कैद से भागने में कामयाब हो गया और आज रात मेरा ताज चुरा कर ले गया। ये बहुत ही अजीब बात है कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो चीज चाहता है उठा कर ले जाता है। शहजादी कहने लगी, मेरा ख्याल है कि वो यहाँ के नौकरों से मिला हुआ है, वरना उसे महल में दाखिल होने की जुर्रत नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा, मुझे यकीन है कि बूढ़े माहिगीर से इस लड़के का जरूर कोई ताल्लुक है, लिहाजा उसे गिरफ्तार करने के लिए उस माहिगीर को बुलवाकर यहाँ रखा जाए और किसी सख्त सजा का ऐलान किया जाए। फिर वो जैसे ही उसकी मदद के लिए आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। शहजादी ने कहा, यह बहुत अच्छी तदबीर है। बादशाह ने उसी वक्त वजीर आजम को बुलवाकर उसे अपनी तदबीर से आगाह किया। वजीर आजम ने सोचकर जवाब दिया, उस लड़के से ताज हासिल करने के बाद उसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। शहजादी बोली, उसे रस्सियों में जकड़कर मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूं कि वो कैसे भागता है। वजीर आजम ने जाकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो माहीगीर को पकड़ कर ले आए। हुक्म की देर थी कि सिपाही घोड़ों पर सवार होकर गए और 1 घंटे में बूढ़े को लेकर आ गए। बादशाह ने उसे तो शाही मेहमान खाने में भेज दिया और शहर में ऐलान करा दिया कि बूढ़े माहीगीर की आंखें निकालकर चीलों को खिलाई जाएंगी और वो इस वक्त शहजादी के महल में कैद है। इस ऐलान को सुनकर सारे शहरी अफसोस करने लगे। लड़के ने जब सुना तो उसे भी बहुत गुस्सा आ गया। कहने लगा कि मुझ पर जोर नहीं चला तो फिर गरीब बूढ़े को निशाना बना दिया, मगर मकसद में कामयाब होना मुश्किल है। रात के वक्त शहजादी के महल पर बहुत सख्त पहरा था। बादशाह भी भेस बदले हुए नीचे गश्त लगा रहा था कि आधी रात के वक्त शहजादी के कमरे से एक चीख की आवाज सुनाई दी और सारा महल गूंज उठा। बादशाह, वजीर और सिपाही घबराकर बेतहाशा दौड़े और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि शहजादी फर्श पर पड़ी हुई है। बादशाह नीचे बैठकर उसका सर जानों पर रख लिया और फौरन ही शाही तबीब को बुलवाया। उसने देखकर कहा, अफसोस, शहजादी साहिबा हमसे बिछड़ गईं। इन्हें किसी मूजी सांप ने डस लिया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकियां लेने लगा। या इलाही, ये तूने क्या किया? मेरी जिंदगी का सहारा एक यही तो थी, इसे भी तूने छीन लिया। सब ने बादशाह को तसल्ली दी और शहजादी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसी वक्त वजीर की नजर बादशाह के ताज पर पड़ी और वो कहने लगा, जहांपना, ये देखिए, आपका ताज यहाँ मेज पर रखा हुआ है।
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چور تاج لے کر یہاں آیا تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا، کہیں وہی بدماش تو سانپ کو یہاں نہیں چھوڑ گیا۔ بادشاہ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، چونکہ اس وقت اس کا کلیجہ اپنی اکلوتی بیٹی کے غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ صبح ملک شام کی مغرور شہزادی سیدہ ناز دریا کے کنارے شاہی قبرستان میں دفنا دی گئی۔ اس افسوسناک خبر سے سارے ملک پر مردنی چھا گئی۔ گھر گھر افسوس کیا جا رہا تھا۔ دکانیں، مدرسے، عدالتیں، غرض ہر کاروبار بند کر دیا گیا۔ مسجدوں اور دوسری عبادت گاہوں میں شہزادی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ دوسری صبح بادشاہ امیروں اور وزیروں کے ہمراہ اپنی چہیتی بیٹی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور پھول چڑھانے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے، ادھر ادھر مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور قبر میں سے میت غائب ہے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے دل کو ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ لوگوں نے پانی لا کر اس کے چہرے پر چھینٹے دیے، پنکھا جلا، پھر اسے ہوش آیا، مگر اس کے حواس قائم نہ تھے۔ وہ ایک ایک کی صورت اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ سب اس کے لیے اجنبی تھے۔ وزیروں نے آپس میں مشورہ کر کے بادشاہ کو اٹھایا اور بگی میں ڈال کر محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ شاہی طبیبوں نے بادشاہ کا علاج کیا اور 4 روز کے بعد اس کے حواس قائم ہو گئے۔ اسے بیٹی کے مرنے کا اتنا غم نہ تھا جتنا اس کی میت کے غائب ہو جانے کا ملال تھا۔ اس لیے اس نے جاسوسوں کو مقرر کر دیا کہ وہ میت چرانے والے کا سراغ نکالیں۔ جاسوس شہر دمشق میں ایک جال سا پھیلا کر چور کو تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میت کا چور شہر دمشق سے نکل کر ملک شام کی سرحد بھی پار کر چکا تھا۔ وہ اپنے تیز رفتار سفید گھوڑے پر مردہ شہزادی کو رکھے ہوئے نہایت تیزی سے عراق کے دارالخلافہ شہر بغداد کی جانب چلا جا رہا تھا۔ چونکہ اسے یقین تھا کہ بغداد میں اسے پناہ مل جائے گی، وہ نہایت تیزی سے راستہ طے کرتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن یہ فکر اسے بری طرح ستا رہی تھی کہ شہر پناہ کے دروازے پر اس لاش کو کس طرح چھپائے گا۔ منزلیں طے کرنے کے بعد جب وہ ایک چھوٹی سی بستی کے قریب پہنچا تو اس نے لاش کو گھنی جھاڑیوں میں چھپا دیا اور بستی میں جا کر لکڑی کا ایک صندوق خرید لایا اور لاش کو اس صندوق میں بند کر کے بغداد کی طرف چل دیا۔ رات کا وقت تھا، شہر پناہ کا دروازہ بند کیا جانے والا تھا کہ دمشق کا چور صندوق لیے اس میں داخل ہوا۔ وہاں ایک سوداگر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے روک لیا اور کہا، تم کو میرے ہاں 3 روز مہمان رہنا ہوگا، چونکہ میں ہر جمعہ کی رات کو یہاں آتا ہوں اور سب سے آخر میں آنے والے شخص کو اپنے گھر مہمان ٹھہراتا ہوں۔ آج اتفاق سے شہر پناہ میں داخل ہونے والے تم آخری شخص ہو۔ دمشق کا چور جو اس وقت ایک لاش لیے ہوئے تھا سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں اس کے ہاں مہمان ٹھہر گیا تو اسے لاش کا حال ضرور معلوم ہو جائے گا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اگر میں کسی سرائے میں گیا تو وہاں بھی یہ راز کھلے بغیر نہیں رہے گا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اس سوداگر کے ساتھ ہی چلا جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ کہنے لگا، آپ جیسے نیک انسان کے ہاں مہمان ٹھہرنا میری خوش قسمتی ہے۔ سوداگر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم نے خوشی سے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر وہ اسے اپنے ہمراہ اپنی عالیشان حویلی میں لے گیا۔ وہاں اس کا گھوڑا تو استبل میں بھیج دیا اور اسے ایک سجے ہوئے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا، تمہارے لیے یہ کمرہ ہے، یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کمرے میں کھڑکیاں اور روشن دان نہیں ہیں اور دروازہ بھی ایسا ہے کہ تمہیں باہر کا شور و غل سنائی نہیں دے گا۔ چور بولا، مجھے میز پر رکھا ہوا یہ مور بہت پسند آیا ہے۔ سوداگر نے کہا، اس مور میں بہت سے کل پرزے لگے ہوئے ہیں، وہ جس وقت حرکت میں آتے ہیں تو یہ مور ناچنے لگتا ہے۔ چور کہنے لگا، کیا میں اس وقت اس کا ناچ دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اس کے ناچنے کا وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو یہ خود بخود ناچنے لگے گا۔ ہاں یہ یاد رکھنا کہ جس وقت یہ ناچ رہا ہو تو اس کے قریب ہرگز نہ جانا۔ اس نے مور کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے، آپ نے اسے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ سوداگر بولا، یہ مجھے تحفے میں ملا تھا۔ پھر اس نے تالی بجا کر ایک غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ اگر کھانا تیار ہو تو فوراً دسترخوان پر چن دو۔ غلام نے عرض کی، آقا تشریف لے چلیے۔ دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا ہے۔ سوداگر نے چور کا ہاتھ پکڑا اور ایک دوسرے کمرے میں لے گیا اور اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد سوداگر نے کہا، اب تم آرام کرو، کل شام پھر ملاقات ہوگی۔ چور بولا،
کیا دن میں آپ یہاں نہیں ہوں گے؟ سوداگر نے کہا نہیں، میں صبح سویرے ہی چلا جاتا ہوں اور شام کو واپس آتا ہوں۔ چور نے خدا حافظ کہا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد صندوق کھولا اور اس میں سے شہزادی کی لاش نکالی، پھر جیب سے سفید رومال نکال کر اپنے چہرے پر ہوا دی۔ ہوا لگتے ہی وہ فرش پر گر پڑا اور انسان سے ایک سیاہ ناگ بن گیا۔ پھر اس نے شہزادی کی پنڈلی پر ایک نشان دیکھا اور اس پر منہ رکھ کر زہر چوسنے لگا۔ منہ میں جو زہر آتا اسے ایک پیالے میں تھوک دیتا۔ اسی طرح زہر چوستے چوستے جب خون نکلنے لگا تو اس نے چوسنا چھوڑ دیا اور ایک کونے میں جا کر مٹی چاٹنے لگا۔ مٹی چاٹتے ہی وہ پھر اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ ادھر شہزادی نے بھی آنکھیں کھول دیں اور چور کو دیکھ کر کہنے لگی، میرے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے ہیں، جلدی سے پانی پلا دو۔ اس نے سراہی میں سے پانی گلاس میں انڈیل کر شہزادی کو پلایا اور اسے سہارا دے کر پلنگ پر لٹا دیا۔ پھر میز پر رکھا ہوا میوہ اٹھا کر اسے کھلایا۔ میوہ کھانے کے بعد شہزادی کے جسم میں کچھ قوت پہنچی تو اس نے کہا، میں اس وقت کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا نام شاہد جمال ہے اور میں دمشق کا رہنے والا ہوں، لیکن اس وقت شہر بغداد میں ہوں۔ شہزادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آنکھ کھلنے سے پہلے میں ایک خواب دیکھ رہی تھی، بہت ہی بھیانک خواب، مگر جو کچھ خواب کے آخر میں دیکھ رہی تھی آنکھ کھلنے کے بعد بھی وہی نظر آ رہا ہے، یہ کیا راز ہے؟ شاہد بولا، خواب میں کیا دیکھا تھا؟ شہزادی کہنے لگی، میں دیکھ رہی تھی کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے دریا کے کنارے شاہی قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ پھر اچانک قبر کھلی اور تم نے مجھے باہر نکال کر سفید گھوڑے پر ڈال دیا اور اسے بہت تیزی سے دوڑانے لگے۔ بہت دور جانے کے بعد تم نے مجھے جھاڑیوں میں چھپایا، پھر ایک صندوق لا کر اس میں بند کر دیا۔ بہت دیر کے بعد تم نے صندوق میں سے مجھے نکالا اور سیاہ ناگ بن کر زہر چوسنے لگے۔ شاہد حیرانی سے اس کی صورت دیکھنے لگا کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں تو نہیں تھی، پھر اسے سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ بھی اسی پریشانی میں تھا کہ شہزادی بولی، تم کیا سوچ رہے ہو، مجھے بتاؤ، میں اپنے محل میں ہوں یا کہیں اور ہوں؟ شاہد نے کہا، تم نے جو کچھ خواب میں دیکھا وہ سب حقیقت ہے۔ تم اپنے محل میں سو رہی تھیں کہ ایک سانپ نے تمہیں ڈس لیا تھا اور تمہارے والد نے تمہیں دفنا دیا تھا، لیکن مجھے یہ بات معلوم تھی کہ سانپ جسے ڈس لیتا ہے وہ 3 دن تک زندہ رہتا ہے، اس لیے میں قبر کھود کر تمہیں یہاں لے آیا۔ شہزادی نے کہا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ شاہد بولا، میں دمشق کا چور ہوں، ایک مرتبہ تمہارے محل میں ہیرا چرانے گیا تھا، اس وقت تمہاری صورت دیکھی تھی۔ شہزادی نے کہا، تم سانپ کیسے بن گئے تھے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ شاہد بولا، میں جادوگر تو نہیں ہوں، لیکن میرے پاس ایک رومال ہے جو مجھے میرے والد صاحب نے مرتے وقت دیا تھا، اس کی ہوا سے میں سانپ بن جاتا ہوں اور مٹی چاٹ کر دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہوں۔ شہزادی نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ سوچنے لگی۔ شاہد نے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، یہ میں سوچ رہی ہوں کہ سانپ کے ڈسنے کے بعد میری سیلانی روح جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ مجھے خواب کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ شاہد بولا، مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اب اس خیال کو دل سے نکال دو اور سو جاؤ۔ شہزادی نے کہا، صبح ہوتے ہی مجھے میرے ابا جان کے پاس لے چلو، وہ میری جدائی کے غم سے نڈھال ہو رہے ہوں گے۔ شاہد کہنے لگا، اب انہیں بھول جاؤ، میں تمہیں اپنے لیے نکال کر لایا ہوں، اب تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، میں شہزادی ہو کر ایک معمولی چور کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی۔ شاہد بولا، مگر اب تو رہنا پڑے گا، اور اب تو ویسے بھی تم شہزادی نہیں ہو۔ پھر اس نے کہا، اس خیال کو تم دل سے نکال دو، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی یا کسی کی مدد حاصل کی تو یاد رکھو کہ میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ شہزادی نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ میز پر رکھے ہوئے مور نے اپنے پر پھیلائے اور ناچنے لگا، ساتھ ہی مختلف سازوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ مور کے پروں میں مختلف رنگوں کے موتی لگے ہوئے تھے، ان موتیوں کی چمک سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا۔ شہزادی اور شاہد دونوں مور کا ناچ بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک موتی فرش پر گر پڑا اور اسی وقت مور نے ناچنا بند کر دیا۔ شاہد اٹھ کر چاہتا تھا کہ موتی کو ہاتھ میں لے کر دیکھے کہ وہ اصلی ہے یا نکلی، لیکن شہزادی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ پرائی چیز ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا۔ شاہد بولا، میں اسے چرانا تو نہیں چاہتا۔ شہزادی نے کہا، کچھ بھی ہو، اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ شاہد نے اس کے کہنے سے موتی کو پڑا رہنے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد شہزادی سو گئی، لیکن شاہد جاگتا رہا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا کہ سانپ بن کر دیکھنا چاہیے کہ سوداگر کی حویلی میں کیسا کیسا سامان ہے اور اس میں کون کون رہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے رومال نکالا اور چہرے پر ہوا دے کر سانپ بن گیا اور رینگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس حویلی کے 20-25 کمرے تھے
और हर कमरा कीमती और अनमोल चीजों से सजा हुआ था। उन्हें देखने के बाद वो छत पर बने हुए कमरे में गया। ये कमरा नीचे के 20-25 कमरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसमें सजावट की एक चीज भी न थी। हर तरफ मुर्दों की खोपड़ियां और हड्डियां नजर आ रही थी। सामने दीवार पर एक शीशा लटका हुआ था और उसके करीब एक मेज रखी हुई थी जिस पर लैंप रोशन था। सौदागर लंबा कोट पहने हुए लैंप की चिमनी उठा रहा था। उसने जैसे ही चिमनी उठाई, लैंप में से धुआं निकलने लगा और शीशे में वो सुर्ख मोती जो मोर की दुम से निकलकर गिरा था साफ चमकता हुआ नजर आने लगा। सौदागर ने मोती को देखकर चिमनी को लैंप पर रख दिया और कुछ सोचने लगा। शाहिद ने यह तमाशा देखा तो समझ गया कि यह शख्स सौदागर नहीं बल्कि जादूगर है और उस सुर्ख मोती में जरूर कोई राज है। फिर वो सोचने लगा कि यह बेहतर ही हुआ जो मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। ये सोचकर वो रेंगता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया और मिट्टी चाट कर अपनी असली शक्ल में आ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके शहजादी के पलंग के पास ही नीचे बिछे हुए कालीन पर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो शहजादी भी जाग रही थी। उसने शहजादी को सारा हाल सुनाया और कहा, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना ये जादूगर हमें नुकसान पहुंचाए बगैर न रहेगा। शहजादी कहने लगी, मैं तो खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती, हमें फौरन दमिश्क रवाना हो जाना चाहिए। शाहिद ने अभी जवाब नहीं दिया था कि जादूगर आ मौजूद हुआ और शहजादी को देखकर शाहिद से कहने लगा, ये कौन है और यहाँ कब आई? उसने जवाब दिया, ये मेरी बीवी है और डाकुओं के खौफ से मैं इसे संदूक में लिटा कर लाया था। जादूगर खामोश हो गया। फिर उसने फर्श पर पड़ा हुआ मोती उठाकर मोर के पर में लगा दिया। शहजादी बोली, अब आप हमें इजाजत दीजिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। जादूगर ने कहा, अभी नहीं, मैं अपने मेहमान को 3 दिन के बाद रुखसत करता हूँ। अगर तबीयत घबरा रही है तो नाश्ता करने के बाद मेरे बाग की सैर करना, वहाँ बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ें हैं, उन्हें देखकर तुम हैरान रह जाओगे। ये कहकर जादूगर चला गया और थोड़ी देर के बाद उसने दोनों के लिए नाश्ता भेज दिया और उसमें शीर खुरमा, सेब का मुरब्बा, मैदे के पराठे, शाही टुकड़े और शहद था। शहजादी कहने लगी, इनमें से कोई चीज़ ऐसी ना हो जिस पर जादू का असर हो। शाहिद बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन अब क्या करना चाहिए? शहजादी ने कहा, हम इसमें से कुछ नहीं खाएंगे बल्कि भूखे रहना ही बेहतर है और बाग की सैर करने के बहाने यहाँ से भाग जाएंगे। शाहिद ने उस तजवीज़ को पसंद किया और सारा नाश्ता खाली संदूक में डालकर प्लेटें खाली कर दी। फिर जादूगर आया और दोनों को अपने हमरा बाग में ले गया और कहने लगा, मैं तो बाजार जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ की सैर करो, लेकिन इस बाग की किसी चीज़ को हाथ न लगाना। जादूगर चला गया और दोनों सैर करने लगे। वो दोनों ये देखकर हैरान थे कि उस बाग में तमाम फूल पीले रंग के थे और जिस शाख में फूल लगे हुए थे उसमें एक पत्ती भी नहीं थी। दोनों सैर करते करते एक बारादरी में पहुंचे। यहाँ बेशुमार पिंजरे लटके हुए थे और हर पिंजरे में एक खूबसूरत परिंदा बंद था। शहजादी ने कहा, मैंने ऐसे परिंदे आज तक नहीं देखे। शाहिद बोला, इन्हें हासिल करना जादूगर के लिए क्या मुश्किल है। उसी वक्त एक सफ़ेद परिंदे ने कहा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? शहजादी बोली, तुम इंसानों की तरह बोलना भी जानते हो, कहो क्या मदद चाहते हो? परिंदे ने कहा, हम सब जानवर नहीं इंसान हैं। जालिम जादूगर ने हमें जानवर बनाकर पिंजरों में कैद कर रखा है। अगर तुम किसी सूरत से हवेली की छत पर जाकर लैंप रोशन करो और धुआं निकलते इसकी चिमनी को तोड़ दो तो फिर हम सब दोबारा इंसान बन जाएंगे। एक और परिंदा बोला, तुम दोनों उस जादूगर के कौन हो? शाहिद ने कहा, हम उसके मेहमान हैं। परिंदा बोला, क्या तुमने मोर का नाच देखा था? शाहिद ने कहा, हाँ, हमने नाच देखा था। उसके परिंदों में से एक मोती गिरा था, उसे हमने नहीं उठाया। आज से वो नाचता आया तो हमने नहीं किया। परिंदा कहने लगा, इसलिए तुम दोनों बच गए हो, वरना मोती उठाते ही जानवर बन जाते और नाश्ता करते ही तुम जादूगर के गुलाम हो जाते और जो वो कहता सो करते। आप उसके यहाँ कोई चीज़ न खाना। दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। शहजादी तो पलंग पर लेट गई और शाहिद छत पर चला गया। वहाँ उस वक्त कोई न था, इसलिए उसने लैंप रोशन करके चिमनी उठा ली। उसी वक्त धुआं निकलने लगा। फिर उसने चिमनी को ज़मीन पर इस जोर से मारा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और भागता हुआ नीचे उतर आया। अपने कमरे में गया तो शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़के से बातें कर रही थी। उसने शाहिद को देखकर सलाम किया। फिर शहजादी बोली, मेज़ पर रखा हुआ मोर तो गायब हो गया और ये लड़का नजर आने लगा। ये कहता है कि जादूगर ने इसे भी जादू से मोर बना रखा था। शाहिद ने कहा, चिमनी तोड़ने से जादू का असर जाता रहा, अब वो तमाम परिंदे भी इंसान बन गए होंगे, मैं जाकर देखता हूँ। यह कहकर शाहिद बाग में गया। वहाँ पीले फूल अब मुख्तलिफ रंगों के हो गए थे और सामने से लोगों का एक गिरोह चला आ रहा था। करीब पहुंचकर हर शख्स ने शाहिद का शुक्रिया अदा किया
और उससे कहा, जादूगर की वापसी से पहले पहले हम सबको यहाँ से चला जाना चाहिए। शाहिद ने उन सब के हालात पूछे तो उसे मालूम हुआ कि उनमें से ज्यादा लोग सौदागर थे जो अपना मालो असबाब बेचने के बाद बगदाद आए थे। बाकी लोगों में से कोई शहजादा था, कोई बादशाह, जो भेस बदल कर बगदाद की सैर करने और यहाँ के हालात दरियाफ्त करने आए थे, और उन सब का कीमती सामान जादूगर ने अपने कब्जे में कर लिया था। शहजादे ने उन सब से कहा, हवेली में चलकर सब अपना अपना माल समेट लें ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। गर्ज ये सब लोग हवेली में गए और अपना सामान तलाश करने लगे, लेकिन थोड़े थोड़े सामान के सिवा कुछ न मिला, और उन्होंने अपना नुकसान पूरा करने के लिए वहां रखा हुआ दूसरा सामान भी समेट लिया। शाहिद ने भी कीमती कीमती चीजें उठाकर अपने संदूक को भर लिया और फिर सबको साथ लेकर हवेली से बाहर निकल गया। दरबान चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। ये सब लोग शहर पनाह से बाहर निकले और उन्होंने एक जगह खैमे गाड़ कर अपने ठहरने के लिए जगह बना ली। फिर उनमें से दो दो चार चार सौदागर अपना सामान ले जाकर शहर में बेचने लगे। शाहिद ने भी कई हजार अशरफियों का माल फरोख्त किया और एक ही दिन में खूब मालदार हो गया। उधर जादूगर वापस हवेली पर पहुंचा तो दरबानों ने कहा, हुजूर, आज सुबह आपके तमाम मेहमान अपना मालो असबाब लेकर चले गए। हमने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। जादूगर के पांव तले से जमीन निकल गई और वो घबरा कर सीधा बाग में गया। वहां पीले फूलों की जगह रंग रंग के फूल खिले हुए थे और बारातरी के सारे पिंजरे खाली थे। ये हाल देखकर उसका बदन पसीने से शराबूर हो गया और वो भागता हुआ छत पर बने हुए अपने कमरे में गया। यहाँ लैंप की चिमनी टूटी हुई पड़ी थी। उसे देखकर उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया और वो सर पकड़कर रोने लगा। हाय, वो चिमनी जिसे मैंने 10 साल की मेहनत के बाद हासिल किया था, आज टूट गई। फिर वो उठकर उस कमरे में गया जहां शाहिद और शहजादी मेहमान थे। वहां से मोर गायब था और नाश्ता की चीजें फर्श पर पड़ी हुई थी। अब वो समझ गया कि ये तबाही इस लड़के की वजह से हुई है। फिर उसने दिल में कहा, मगर ये कमबख्त नाश्ता कर लेता तो मेरे हुक्म के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता था। मगर उस चालाक और होशियार लड़के ने ना मोती उठाया और ना नाश्ता किया। खैर, ये मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। फिर उसने अपने कमरे में जाकर नजूमी का भेस बदला और कान में पेंसिल लगाकर हवेली से निकला और लोगों से पूछता हुआ शहर पनाह से बाहर चला गया। थोड़े ही फासले पर खैमे थे। वो उनके करीब जाकर सदा लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर शहजादी को शौक हुआ और उसने नजूमी को अपने खैमे में बुला लिया। जादूगर उसकी सूरत देखते ही दांत पीसने लगा कि यही मेरे दुश्मन की बीवी है, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इस कमबख्त ने मुझे तबाह किया है, मैं इसे बर्बाद करके रहूंगा। फिर उसने शहजादी का हाथ अपने हाथ में लेकर देखा और चंद लम्हों तक देखता रहा। फिर उसके बाद जेब से एक डिबिया निकाली और उसका ढकना थोड़ा सा खोलकर शहजादी से कहने लगा, इस डिबिया को आंखों के करीब रखो और दिल में सवाल सोच लो। उसका जवाब इस डिबिया के लगे हुए शीशे में नजर आ जाएगा। शहजादी डिबिया को जैसे ही आंखों के पास ले गई, उसमें रखी हुई बेहोशी की दवा सांस के साथ अंदर चली गई और वो बेहोश हो गई। जादूगर ने खैमा से सर निकालकर बाहर देखा कि इर्द गिर्द कोई है तो नहीं। फिर उसे कांधे पर डालकर एक चादर उड़ा दी और पिछली तरफ से बाहर निकल गया और जंगल की तरफ चल दिया। इत्तफाक से उसी वक्त शाहिद वापस लौट आया। वहां देखा तो खैमा खाली था। उसने बराबर वाले लोगों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर हुई एक नजूमी को शहजादी ने खैमा में बुलाया था। उसके बाद हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। शाहिद को यकीन हो गया कि वो नजूमी ही उसे बहका कर कहीं ले गया है। फिर उसे ख्याल आया कि ये दोनों कहीं पिछली तरफ से तो नहीं निकल गए। इस ख्याल के आते ही वो पिछली तरफ गया। वहां जमीन को गौर से देखा तो पैरों के निशान नजर आ गए। बस फिर क्या था, वो तेज तेज कदम उठाता हुआ निशानों पर चल दिया। चलते चलते जब वो बहुत दूर पहुंच गया तो उसे जादूगर नजर आया जो कंधे पर शहजादी को डाले हुए चला जा रहा था। शाहिद ने फौरन ही रुमाल निकाल लिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर जेब में रख लिया और दौड़ने लगा। शाहिद जैसे ही जादूगर के करीब पहुंचा, उसने पलट कर देखा और कहा, खबरदार, मुझसे दूर रहना वरना जलाकर राख कर दूंगा। शाहिद बोला, मक्कार, दगाबाज और बदमाश, इसे नीचे उतार दे वरना तुझे खाक में मिला दूंगा। जादूगर ने शहजादी को नीचे फेंक दिया और जेब से किसी मुर्दे का पंजा निकालकर बोला, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो वापस चला जा, वरना मैं तुझे इंसान से हैवान बना दूंगा। शाहिद ने कहा, बेहतर है, मैं जा रहा हूं। यह कहकर वो एक तरफ चला गया और झाड़ियों में छुपकर रुमाल के जरिए सांप बन गया और घास में रेंगता हुआ जादूगर के पीछे पहुंच गया। वो शहजादी को उठाने के लिए जैसे ही झुका, शाहिद ने उसकी पिंडली पर मुंह मारकर उसे डस लिया
اور وہ ہائے کہہ کر نیچے گر پڑا۔ تھوڑی دیر تک تڑپتا رہا، پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ شاہد مٹی چاٹ کر اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ پھر اس نے ہوا دی، چشمہ سے پانی لا کر چھینٹے دیے تو اسے ہوش آیا۔ شاہد نے کہا، اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ کمبخت نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ شہزادی نے جو غور سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ظالم جادوگر تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، مجھے کیا خبر تھی، یہ بے ایمان نجومی بن کر آیا تھا۔ شاہد بولا، خیر اب میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے، چلو واپس چلے۔ دونوں واپس پہنچے تو سب لوگ اپنا اسباب باندھ رہے تھے۔ شاہد نے پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ان کا سارا سامان بک چکا ہے اور وہ سب واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شاہد نے کہا، جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چل کر یہاں کے بادشاہ سے سارے حالات بیان کر دینے چاہیے۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا اور اسباب باندھ کر شاہد کے ہمراہ چل دیے۔ بادشاہ کے محل پہنچنے کے بعد انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، جلدی ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ نے اطمینان سے بیٹھ کر سارے حالات سنے، پھر شاہد کو شاباش دی اور وزیر کو حکم دیا کہ وہ جنگل سے جادوگر کی لاش منگوا لیں اور اس کی حویلی کے تمام ملازمین کو رخصت کر کے اس پر شاہی قبضہ کر لیں۔ وزیر حکم بجا لانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بادشاہ نے ان تمام لوگوں کے ہمراہ ملازم کر دیے تاکہ وہ خیمے اکھاڑنے اور اپنا سامان اٹھوا کر لے آئیں، چونکہ اس نے ان سب کو اپنا مہمان ٹھہرا لیا ہے۔ غرض یہ سب اپنا سامان لے آئے اور بادشاہ کے ہاں رہنے لگے۔ تیسرے دن جادوگر کی حویلی شاہد کو دے دی گئی اور وہ اس کا مالک بن گیا، اور پھر بادشاہ نے اسے اور بھی جاگیر بخشی اور اس کے لیے خاص وظیفہ مقرر کر دیا۔ چونکہ اس نے بغداد کو بدنامی سے اور یہاں آنے والے سوداگروں اور سیاحوں کو جادوگر سے بچایا تھا، اس خوشی کے موقع پر سوداگر نے بھی بہت کچھ انعام دیا اور دوسرے ملکوں کے شہزادوں اور بادشاہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے اپنے ملک پہنچنے کے بعد تحفے تحائف روانہ کریں گے۔ شاہد جمال اگرچہ دمشق کا چور تھا، لیکن اس کی ہمدردی، بہادری، عقل مندی اور ہوشیاری کے سبب شہزادی سیدہ ناز کو اس سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اب اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ شاہد جمال نے تو اس خیال سے اسے ڈسا تھا کہ لے جا کر پریشان کر دوں گا، دکھ پہنچاؤں گا، تاکہ غریبوں کو سخت سزائیں دینے اور انہیں تکلیف پہنچانے کا نتیجہ مل جائے۔ لیکن ساتھ رہنے سے اسے بھی محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی اس کے ہمراہ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ 1 مہینے تک بغداد میں رہنے کے بعد شاہد نے اس سے کہا، سیدہ تمہارے والد صاحب بہت پریشان ہوں گے، چل کر انہیں تسلی دینا چاہیے۔ شہزادی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئی اور اسی روز دونوں دمشق روانہ ہو گئے۔ ملک شام کا بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا۔ صحت گر چکی تھی، آنکھوں سے ہر وقت پانی جانے کے سبب بینائی کم ہو گئی تھی، راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ اس کی بیٹی اچانک جو اس کے پاس پہنچی تو اس کے جسم میں ایک نئی روح اور تازہ قوت آ گئی۔ اس نے شہزادی کو سینے سے لگایا، پھر اسے خیال آیا کہ بیٹی تو مر چکی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، تو کون ہے؟ میری بیٹی تو مر چکی ہے۔ شہزادی نے ہنس کر کہا، ابا جان مجھے سانپ نے ڈس لیا تھا اور سانپ کا ڈسا ہوا 3 دن تک زندہ رہتا ہے۔ بس دوسرے دن یہ صاحب مجھے قبر سے نکال کر بغداد لے گئے اور میرا زہر چوس کر مجھے ہوش میں لے آئے۔ پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا ہے، جسے سن کر بادشاہ نے شاہد کو سینے سے لگا لیا اور اسے اتنا خوش ہوا کہ 1 ہفتہ کے بعد اس نے شہزادی کی شادی اس سے کر دی اور اپنے تخت کا وارث بنا دیا۔ شادی کے بعد وہ بغداد چلا گیا اور نہایت سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اس کی ماں اس کی کامیاب زندگی دیکھ کر بہت خوش تھی اور اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ 10 سال کے بعد جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو وہ تخت کا مالک بنا اور مرتے دم تک حکومت کرتا رہا۔